नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो मौलिक अधिकारों के साथ-साथ एक अन्य शब्दावली भी हमारे सामने आ जाती है और उसका नाम है साधारण कानूनी अधिकार। जब हम साधारण कानूनी अधिकारों और मौलिक अधिकारों के अंदर एक व्याख्याओं के तौर पर अंतर समझते हैं, तो ये अंतर समझना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये मौलिक अधिकारों के साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाता है राज्य द्वारा, या हम कह सकते हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका या विधायिका द्वारा। और फिर दूसरी ओर साधारण कानूनी अधिकारों द्वारा नागरिकों को कौन से अधिकार मिलते हैं, किस प्रकार के मिलते हैं तथा राज्य की उसमें क्या भूमिका होती है। तो दोस्तों समझते हैं, स्टार्ट करें। तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में आपको पता है और दूसरी ओर साधारण कानूनी अधिकारों के संदर्भ में हम दोनों में अंतर कर ही लेंगे। जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान आपको पता है कि संविधान द्वारा गारंटीकृत और रक्षित है। जबकि दूसरी ओर साधारण कानूनी अधिकारों की बात करें, तो नियमित कानूनी अधिकारों की रक्षा और उनके लागू करने का जो दायित्व है, वो सामान्य कानूनों के माध्यम से किया जाता है। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करें, तो सुरक्षा के संदर्भ में आपको पता है कि मौलिक अधिकारों को सुरक्षा कार्यपालिका और विधायिका दोनों प्रदान करते हैं। जबकि संरक्षण, जब हम साधारण कानूनों की बात करें, तो उनके संरक्षण में आपको पता है कि कार्यपालिका भूमिका अपनी निभाती है। इसके अलावा विधायिका इसमें कोई भूमिका नहीं निभाती। विधायिका एक बार कानून बना देती है, फिर उसका निर्धारण और उसका नियमन कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। जब हम संशोधनों की बात करें, तो मौलिक अधिकारों के अंदर जब संशोधन करते हैं, तो संशोधन में कोई सब परिवर्तन या उनमें कोई भी चेंज किया जाता है, तो उनके लिए संविधान संशोधन करना आवश्यक है। क्या आवश्यक है? संविधान संशोधन। जबकि हम साधारण कानूनी अधिकारों की बात करें, तो संसद द्वारा साधारण कानूनों के माध्यम से परिवर्तन किया जा सकता है। जब हम उल्लंघन की बात करते हैं, तो जब आपके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर हम सर्वोच्च न्यायालय और उस उच्च न्यायालय के संदर्भ में अपनी याचिका लगा सकते हैं, या उन दोनों न्यायालयों के अंदर अपनी याचिका लगा सकते हैं। जबकि हम साधारण न्यायिक या साधारण कानूनी अधिकारों की बात करें, तो न्यायिक प्रक्रिया पहले निचली अदालत से शुरू होती है और बाद में मध्यम तक जाती है और अंत में उच्च तक जाती है। अर्थात एक सोपानी के क्रम में न्यायिक प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। जब न्यायोचितता की बात करते हैं, तो मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं और द्वारा लागू किए जा करने न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकने के कारण ही ये न्यायोचित कहलाते हैं। जब हम कानून की प्रकृति की बात करें, तो साधारण कानूनों की प्रकृति की बात करें, तो ये सामान्यतः न्यायोचित नहीं होते, परंतु न्यायोचित हो भी सकते हैं। किस आधार पर? जब वे न्यायालय द्वारा प्रासंगिक किए जाते हैं या न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण घोषित कर दिए जाते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये भी हमें न्यायालय के अंदर जाने का अधिकार देते हैं, परंतु उस प्रकार से कठोर नहीं होते जिस प्रकार से मौलिक अधिकार होते हैं। इसके बाद जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा ये संरक्षित होते हैं। जबकि सामान्यतः जो साधारण कानूनी अधिकार है, वे नियमित अदालतों या सोपानिक अदालतों द्वारा, या जो हमारी मध्यम स्तरीय या निम्न स्तरीय अदालतें हैं, वो भी इन्हें लागू कर सकते हैं। जब हम इनकी प्रकृति की बात करते हैं, तो प्रकृति मौलिक अधिकारों की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। जबकि हम सामान्य कानूनों की प्रवृत्ति या प्रकृति की बात करें, तो ये विशिष्ट कानूनी कर्तव्यों पर लागू होती है और सामान्यतः ये नकारात्मक प्रवृत्ति के ही होते हैं साधारण कानून। जो जब हम नकारात्मक अधिकारों की बात करें, तो अधिकांश नकारात्मक अधिकार मौलिक अधिकार हैं, जिनके अंदर आर्टिकल 15, 2, 17, 23 और 24 शामिल किए जा सकते हैं। आमतौर पर जब हम कानूनी अधिकारों की या साधारण कानूनी अधिकारों की बात करते हैं, तो राज्य की कार्यवाहियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए ये नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। अब सकारात्मक और नकारात्मक प्रवृत्ति के दोनों में अंतर क्या है? दोस्तों, नकारात्मक प्रवृत्ति के अधिकार वे अधिकार होते हैं जो आमतौर पर सरकार की कार्यवाहियों को या सरकार की कार्यवाहियों से आमजन या नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं
वे नकारात्मक अधिकार हैं। जबकि सकारात्मक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो राज्य को कुछ करने या राज्य को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या कानून बनाने की शक्ति देते हैं, वे सकारात्मक अधिकार कहलाते हैं। जब हम मौलिक अधिकारों में बात करते हैं कि कौन से सकारात्मक अधिकार हैं, तो आर्टिकल 19, 21A जिसमें शिक्षा का अधिकार, 29, 30, 32, क्योंकि 32 के अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जब हम साधारण कानूनी अधिकारों की बात करें तो ये सकारात्मक सुरक्षा प्रदान नहीं करते, और जब हम मौलिक अधिकारों की सीमाओं की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार असीमित नहीं होते, इन पर राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और इसके बाद हम जब साधारण कानूनी अधिकारों की बात करते हैं तो साधारण कानूनी अधिकार कानून द्वारा परिभाषित सीमाएं होती है और इनकी एक परिधि होती है जिसके भीतर ही ये कार्य करते हैं। और आपको पता है मौलिक अधिकारों में प्रतिबंध लगाने के लिए भी संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। अब हम मौलिक अधिकारों की विशेषताएं समझ लेते हैं, और विशेषताओं के संदर्भ में आपको पहले ये विशेषता याद रखनी है कि ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। न्यायोचित प्रकृति के होने का मतलब है कि इन्हें न्यायालय द्वारा सीधा लागू किया जा सकता है। जब हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को संरक्षित किया जा सकता है तथा न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से इन्हें सुरक्षित करने की व्यवस्था भी संविधान के अंदर है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति की बात करें तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, और अधिकांशतः मौलिक अधिकार नकारात्मक ही होते हैं, जिनके अंदर भेदभावों को मिटाने के लिए आर्टिकल 17 और वो 16 या और 15 भी कह सकते हैं हम, और 17 अस्पृश्यता के संदर्भ में जबरन श्रम के विरुद्ध अधिकार, ऐसे कई अधिकार हैं। जबकि सकारात्मक अधिकारों की बात करें तो शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति के अधिकार का हम यहाँ उदाहरण ले सकते हैं। जब हम मौलिक अधिकारों पर सीमाओं की बात करें तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में आपको पता है कि मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, बल्कि ये सापेक्ष हैं और परिस्थितियों के सापेक्ष, और राज्य द्वारा इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आइए दोस्तों, अब हम इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चनों पर चर्चा कर लेते हैं जो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या था, और आप लास्ट में भी कमेंट का बता सकते हैं कि आप कितने आंसर सही। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब हम भारतीय संविधान के संदर्भ में मौलिक अधिकारों की चर्चा करते हैं तो हम पहली बार देखते हैं मौलिक अधिकार सामान्य कानूनों द्वारा नहीं, सामान्य कानूनों द्वारा नहीं, ये तो संविधान द्वारा संशोधित किए जा सकते या संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं, और आसानी से संशोधित किए सकते नहीं, आसानी से संशोधित नहीं, इन्हें संविधान संशोधन करना आवश्यक है। मौलिक अधिकारों की रक्षा और प्रवर्तन केवल सामान्य न्यायालयों द्वारा नहीं, बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय किए जाते हैं, ये भी थोड़ा ठीक है। मौलिक अधिकार केवल विधायिका से सुरक्षा प्रदान करते हैं, कार्यपालिका से नहीं। मौलिक अधिकार विधायिका और कार्यपालिका दोनों से संरक्षण प्रदान करते हैं। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा आंसर सी। भारत में मौलिक अधिकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा का क्या स्वरूप है? यह कार्यपालिका से सुरक्षा प्रदान करते हैं, कार्यपालिका से करते तो हैं, लेकिन केवल कार्यपालिका से नहीं, ये नागरिकों से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं, कार्यपालिका विधायिका से भी प्रदान करते हैं। यह केवल विधायिका से सुरक्षा नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता। यह कार्यपालिका और विधायिका दोनों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, बिल्कुल ये बात भी सही है। केवल व्यक्तियों से नहीं, कार्यपालिका और विधायिका दोनों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमने अब जब इससे पहले थोड़ी सी देर पहले जब हम दोनों का विभाजन किया था, सामान्य कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार, तो उस समय हमने ये कथन पढ़ा था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों
में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? परिवर्तन की बात पूछ रहा है, तो आपको पता है एक बार दिए जाने के बाद मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नहीं, गलत है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन संसद द्वारा सामान्य कानून द्वारा नहीं, सामान्य कानून द्वारा नहीं। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। केवल राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं। तो इसमें केवल एक सही हो जाएगा, और वो एक कौन सा सही है कि ये आंसर सी। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाने पर नागरिकों के पास कौन सी प्रक्रिया उपलब्ध है? अब नागरिकों के पास कौन सी प्रक्रिया उपलब्ध है? नागरिकों को पहले निचली अदालत में जाना होगा? नहीं नहीं, निचली अदालत में नहीं। नागरिक सीधे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन केवल संसद कार्यवाही मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर केवल संसद कार्यवाही कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। नागरिकों को उल्लंघन के बारे में संसद द्वारा कानून बनाने का इंतजार करना चाहिए? नहीं। तो दोस्तों इसके अंदर केवल आंसर बी सही होगा। सॉरी, कहां था? मौलिक अधिकार केवल नहीं। हाँ, आंसर बी, केवल इसके अंदर बी सही होगा। मौलिक अधिकारों की प्रकृति के बारे में से कौन सा कथन सही है? सभी मौलिक अधिकार सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं? नहीं नहीं, सभी तो नहीं होते, हमने पढ़ा है। अधिकांश मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, ये भी ठीक है। मौलिक अधिकार केवल सकारात्मक अधिकार होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मौलिक अधिकार अनंत होते हैं, इन पर किसी प्रकार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें आंसर केवल बी सही हो जाएगा अपना। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक अधिकार को सकारात्मक प्रवृत्ति, कौन सा जो मौलिक अधिकार है वे सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं? आर्टिकल 15 नहीं दोस्तों, और 17 अस्पृश्यता नहीं, ऐसा भी ये नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो राज्य पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। आर्टिकल 16 तो हमारे लोक नियोजन से संबंधित है, और आर्टिकल 21 प्राण एवं देही, 19, 23, हाँ 32 तो हो सकता है। अब दोस्तों हम आंसर बी को पढ़ते हैं। 19(1) बिल्कुल सही। आर्टिकल 21(1) राज्य को शिक्षा के संदर्भ में आदेश देता है। 25, 29 और 32, तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो सटीक आंसर है ना, वो हमारा इसके अंदर हो जाएगा बी, जो हमें स्वतंत्रता के लिए बात करता है, जो हमारी शिक्षा के लिए बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात करता है, तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है, तो वे सकारात्मक हो जाएंगे। मौलिक अधिकारों पर सीमा का क्या स्वरूप है? मौलिक अधिकारों पर किसी भी परिस्थिति में कोई सीमा नहीं लगा सकते? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मौलिक अधिकारों पर कोई सीमा नहीं होती? नहीं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। राज्य के द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। केवल न्यायपालिका मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, तो इसका आंसर केवल हो जाएगा आंसर सी सही दोस्तों। अब आप एक बार अपने आंसरों को मिला सकते हैं। पहले के अंदर आंसर आ जाएगा अपना सी, जिसके अंदर मौलिक अधिकारों द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं और न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय किए जाते हैं। दूसरे में भी आंसर सी आ जाएगा, कार्यपालिका और विधायिका दोनों सुरक्षा प्रदान करते हैं। आंसर तीसरे में भी सी आ जाएगा, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन करना आवश्यक है। आर्टिकल 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जब हम बात करेंगे, तो 4 के अंदर भी आपको पता है कि 4 के अंदर आंसर हमारा बी होगा, सीधे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। आंसर 5 के अंदर आ जाएगा, हमारा मौलिक अधिकारों के नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन कुछ सकारात्मक प्रवृत्ति के भी होते हैं। आर्टिकल वो अपने आंसर 6 के अंदर आ जाएगा कि 19, 21, 25, 29 और 32। जब हम 7th नंबर के आंसर की बात करते हैं, तो 7th में सी आ जाएगा, मौलिक अधिकारों द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे ये, आपने सॉल्व कर लिए होंगे, और आप बताइएगा कमेंट में कि आपके कितने आंसर सही हैं।